प्रदेश में 29 सीटों का नुकसान। पिछले कुछ दिन में देखी गई दिल्ली दौड़, और उस दौड़ के बाद क्या यह स्थिति पैदा हुई कि आरएसएस को ऑल इज वेल प्लान के साथ समन्वय की स्थिति में सामने सेंटर में रहना पड़े। क्या ये इसका आधार सही है, या इस बैठक के जो होने वाली थी फिलहाल के लिए टल गई है, इसके कुछ और मायने हैं? देखिए पूर्णिमा जी, एक स्थिति बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक दूसरे के वैचारिक शक्तियां हैं और आरएसएस उनके सहयोगी दल की तरीके से काम करता है। आरएसएस भले ही अपने आप को राजनीतिक दल ना कहे, पर उसकी राजनीति में पूरी दखल रहती है और आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से संचालन करने का काम करता है। तो इसलिए ये कहना या ये समझना कि वो आरएसएस के साथ अगर मीटिंग कर रहे हैं तो उसके मायने निकालना, ये मुझे लगता है बेमानी है पूरी तरीके से। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एक ही शीशे के दो पहलू हैं और एक दूसरे के पूरक हैं वो, और एक दूसरे के लिए ही पूरी तरीके से जनता के बीच में जाके काम भी करते हैं। आरएसएस पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है उसको भी ऑडिट करता है। किसी से कोई चीज ये कोई पर्दे के पीछे की चीज नहीं है, सामने की चीज है। और आरएसएस ही वोट मांगने का काम भी करता है। आरएसएस के कार्यकर्ता समाज सेवा में मुखरता से रहते हैं। मुझे लगता है आरएसएस विचारक बैठे हैं वो और इसके ऊपर प्रकाश डाल देंगे। तो इसलिए वो बैठक क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, या हार से उसका क्या लेना देना है। तो अगर खाली भारतीय जनता पार्टी हारती है तो ये आरएसएस की भी कहीं ना कहीं खामियां हैं कि शायद उन्होंने उस जगह लिए एक फील्ड बनाने का काम आरएसएस करती है। फिर से दोहराएंगे सर, यहां से फिर से दोहराएंगे आरएसएस की खामियां। वहां से आपकी आवाज चली गई थी, एक बार फिर से दोहराएंगे। हाँ। देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी हारी है तो इसमें आरएसएस की भी खामियां हैं, क्योंकि अगर आरएसएस को जिम्मेदारी दी गई है जमीन की तो वो जिम्मेदारी उनको भी पूरी करनी है। उसके लिए उनको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर हार होती है तो, क्योंकि अगर जीत की जिम्मेदारी वो कहते हैं कि हम चुपचाप आए और चुपचाप जिता के चले गए, तो अगर हार हुई है तो वो भी कहीं ना कहीं उनकी खामियां उसके अंदर रही है। तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये कोई पर्दे के पीछे की चीज नहीं है। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी की तरह काम करता है। आरएसएस ही कई सीनियर लीडर्स भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर उन्होंने ज्वाइन किया है, उन्होंने टिकट लिया है और उन्होंने संगठन का भी काम जो करते हैं भारतीय जनता पार्टी, वो ज्यादातर आरएसएस के लोग होते हैं। तो इसलिए कोई मायने निकालना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बैठक के, मुझे लगता है ये एक ही दल की जो शाखाएं हैं उनकी बैठक है। इससे ज्यादा कोई मायने निकालने का कोई मतलब नहीं है। और समीक्षा तो करनी भी चाहिए। अगर आप कमजोर हुए हैं तो क्यों कमजोर हुए हैं, कहीं कहां कमी रह गई, इसकी समीक्षा करनी चाहिए। तो इसकी समीक्षा अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो इसमें बुराई तो मुझे तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। हाँ, विपक्ष को जरूर दिखाई पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष का काम है सिर्फ राजनीति करना। क्योंकि विपक्ष इस समय मुद्दों की राजनीति नहीं कर रहा है, क्योंकि मुद्दा विहीन हो चुका है। जिस भी मुद्दे पे वो बात करेंगे उसके ऊपर कहीं ना कहीं काम हुआ है या काम हो रहा है या आगे काम करने की उसके लिए रूपरेखा तैयार है। इसलिए विपक्ष पूरी तरीके से धराशायी है। इसलिए उसको हर चीज के अंदर कहीं वो धर्म का एंगल देता है, कहीं वो जाति का एंगल देता है। अब आप स्थिति देखिए विपक्ष की, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार है, एक ऐसा तानाशाह आदेश लेके आए रातों रात। उन्होंने कहा कि साहब वहां पे उद्योगों में 100% सिर्फ कर्नाटकी जो नागरिक है वही वहां पे जो है क्या नाम है नौकरी कर पाएगा। उसके अलावा बाहर के राज्यों के कोई भी व्यक्ति वहां पे नौकरी नहीं कर पाएगा। आप देश को क्षेत्रवाद के नाम पे बांटना चाहते हैं। जब इनसे पूछे तो इनके मुंह में दही जम जाती है। जब उसका विरोध किया गया तब ये तुरंत बैकफुट पे आ गए, घुटनों के बल आए और इन्होंने उस आदेश को वापस ले लिया। तो स्थिति बिल्कुल साफ है। लेकिन ऐसे जो आदेश हैं रोहित जी, ये अलग अलग राज्यों में आते रहते हैं। मसलन में अगर उत्तर प्रदेश के ही एक आदेश का उदाहरण ले लूं तो उसको लेकर समस्या तो आपको थी ना। आपने उधर क्षेत्रवाद के नाम पर बंटवारे की बात की, तो इधर आपको ऐसा लगता है कि धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। आप समझ रहे हैं मैं किस आदेश की बात कर रही हूं। तो ऐसे राज्यों में अलग अलग आदेशों को लेकर अपना अपना एक टेक होता है जी। और वो टेक एक आपका भी आज उत्तर प्रदेश में हुए एक फैसले को लेकर आया है। बहरहाल आपने कहा कि इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, लेकिन विपक्ष इसके राजनीतिक मायने निकाल रहा है। दीपक रंजन, आपसे समझना चाहती हूं, आरएसएस या बीजेपी को आप अलग अलग देखते हैं? दोनों के बीच हुई बैठक में राजनीतिक मायने क्यों, और क्यों अखिलेश यादव को अब से थोड़ी ही देर पहले ये ट्वीट करना पड़ता है जिसमें वो ये लिखते हैं कि ना संगठन बड़ा होता है, ना सरकार, और सबसे बड़ा होता है जनता का कल्याण।
आगे वो लिखते हैं कि दरअसल संगठन और सरकार तो बस साधन होते हैं, लोकतंत्र में साध्य तो जनसेवा ही होती है। जो साधन की श्रेष्ठता के झगड़े में उलझे हैं वो सत्ता और पद के भोग के लालच में है, उन्हें जनता की कोई परवाह ही नहीं। मतलब अगर ये मंथन करे तो विपक्ष को दिक्कत, ये बैठ के करे तो विपक्ष को दिक्कत, दिल्ली में आकर कोई मुलाकात कर ले तो विपक्ष को दिक्कत, कोई फैसला ले ले तो विपक्ष को दिक्कत। मतलब सिर्फ और सिर्फ विरोध और विरोध की राजनीति, चाहे इनकी इंटेंशन कुछ और ही क्यों ना हो। देखिए पूर्णिमा जी, मैं समझता हूं कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो एक्स पर पोस्ट किया है उससे आप भी इत्तेफाक रखती होंगी। ये हर आदमी चाहता है कि पहले सर्वोपरि हो, जनता का कल्याण हो, और जनता का कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए। और देखिए ऐसा आरएसएस में और भारतीय जनता पार्टी में कई बार विचारों को लेकर के मतभेद हुआ है। आरएसएस के प्रमुख जी ने कई बार भारतीय जनता पार्टी को, इनकी सरकार को आईना दिखाने का काम किया। अभी कुछ महीने पहले जेपी नड्डा साहब ने कहा कि अब हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। एक समय था जो हमें आरएसएस की हमें आवश्यकता होती थी, लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो है अपने दम पर सक्षम है, सबल है, उसको आरएसएस की कोई आवश्यकता नहीं। तो समय समय पर आईना तो इन्हीं के लोग दिखाते रहते हैं, ये दोनों लोग आपस में एक होंगे, हम इनसे कोई लेना देना नहीं है पूर्णिमा जी। लेकिन कई बार विचारों में इन लोगों में आपस में मतभेद रहा। मोहन भागवत जी ने कहा कि मोदी के नाम पे और सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे अब की आने वाले 2024 की नैया पार नहीं हो सकती। देखिए वो सारी चीजें निकल करके आपके सामने आ गई। और इसका जेपी नड्डा साहब ने कहा कि हमको इनकी आवश्यकता नहीं, जिस टाइम हमको अटल जी की को थी उस टाइम आवश्यकता उस टाइम रही होगी। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के राज में पूरी तरीके से सबल है, सक्षम है। तो आपस में इन लोगों में, और जिस तरीके से जो है चीजें दिख रही हैं, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आपस में इन लोगों में जो है कोल्ड वॉर चल रहा है। और ये चीजें देखिए, अगर नहीं चल रहा होता, नई चीजें होती, तो आप इस पर डिबेट नहीं कर रही होती आज की तारीख में। आज की तारीख में डिबेट का एक टॉपिक नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि हम लोग पिछले कई दिनों से जो है 2-4-10 दिनों से जिस डिबेट पे भी हम लोग बैठ रहे हैं, उसका हॉट टॉपिक यही होता है कि आपस में इन लोगों में कोल्ड वॉर चल रहा है। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कहीं जाते हैं, कि कहीं कोई जाए, कहीं हमें कोई लेना देना नहीं। कोई मुख्यमंत्री रहे, कोई उप मुख्यमंत्री रहे, डिप्टी सीएम रहे, लेकिन जब चीजें जो निकल करके आती है पूर्णिमा जी, जब टीम 30 बनती है उत्तर प्रदेश में, तो उसमें दोनों उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम नदारत रहते हैं। उसके बाद उनको कोई प्रभार भी नहीं दिया था, उनको प्रभारी भी नहीं बनाया था। तो जाहिर सी बात है इस पर डिबेट आपका करना बनता है। और हम लोग चूंकि विपक्ष की हैसियत से यहाँ पे बैठते हैं, तो हम लोग आपकी बात का हम लोग जवाब देने का काम करते हैं। तो बहुत सी चीजें तो इन लोगों की तरफ से निकल कर गए ना। आज की तारीख में देखिए, हम लोग अपोजिशन में बैठने की हैसियत से पूर्णिमा जी, हम लोग सरकार को के बारे में बताते थे या जो कुशासन के बारे में बताते थे, तो हो सकता है कि लोग कहते थे भाई ये तो अपोजिशन का है। आज की तारीख में तो इनके सत्ता दल के लोग, इनके विधायक, इनके सांसद, इनके पूर्व मंत्री लोग कैसे कैसे आरोप लगा रहे हैं। अभी एक आपने गोरखपुर के देखा होगा, वहां के जो वर्तमान के कई बार के विधायक हैं और वीर बहादुर सिंह जी के पुत्र फतेह बहादुर सिंह जी, उन्होंने क्या आरोप लगाया, अपनी जान का खतरा, जिसकी सरकार डबल इंजन की सरकार हो, केंद्र में सरकार हो, उत्तर प्रदेश में सरकार हो, और वो अपने जान के खतरे की बात कर रहा हो। और साथ ही साथ ये भी कह रहा हूं कि 11 दिन पहले मैंने कप्तान साहब को, एसएसपी महोदय को, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने लिख करके दे दिया, मैंने लिखित शिकायत की। लेकिन कोई बात नहीं, आप हमारे फादर मरे थे 52 साल की उम्र में, मैं मर जाऊंगा 54 साल की उम्र में। तो ऐसी बातें अगर निकल करके आ रही हैं, अगर विधायक, कई बार के विधायक, पूर्व मंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है, अपनी खुद की सरकार को आईना दिखाने का काम वो कर रहे हैं, तो बताइए ऐसे बहुत से लोग हैं। आपके मोती सिंह जी, अरे 40-42 साल का उनका राजनीतिक सफर रहा है। उन्होंने कहा कि इतना भ्रष्टाचार अब तक की जिंदगी में, अब तक के अपने राजनीतिक सफर में मैंने इतना भ्रष्टाचार थानों पे और तहसीलों पे मैंने नहीं देखा। अच्छा, आप बताइए। तो चीजें तो इनकी तरफ से आ रही ना। ठीक है सर, आप ये जरूर कह रहे हैं कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं, किसकी दिल्ली दौड़ होती है, कौन वहां पर मुलाकात करता है, किससे मिलता है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अपॉर्चुनिटी तो है ना सर विपक्ष की, विपक्ष के पास एक अपॉर्चुनिटी तो है ना। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है, मैं आपको बताती हूँ सर, उसकी वजह क्या है। मैं यही तो कह रहा हूँ पूर्णिमा जी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि मौका तो दे ही रहे ना। अगर आप अपॉर्चुनिटी दोगे तो मैं अपॉर्चुनिटी लेंगे, क्यों लेंगे नहीं। मौका दे रहे हैं या आप बिटवीन द लाइंस रीड करके एक रेगुलर मीटिंग से मौका निकालने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इसलिए कह रही हूँ, सुनिए सर, पंकज श्रीवास्तव इसका बेहतर जवाब बता पाएंगे, क्योंकि पंकज श्रीवास्तव, ये तो डेमोक्रेसी है ना। आपकी पार्टी में भी ऐसी बड़ी डेमोक्रेसी है, राजस्थान से लेकर अलग अलग राज्यों में इस तरीके के बड़े उदाहरण ले लीजिए, खुलकर आते हैं, बात करते हैं, खींचतान नजर आती
जाती है आपस में, लेकिन यहां तो खींचतान जैसे क्या कोई बात इनकी पार्टी से निकलकर सामने आई है, या सब कुछ बस एक राजनीतिक पहलू से देखा और समझा जा रहा है? कह रहे हैं ना रोहित अग्रवाल की एक रेगुलर मीटिंग है और हम तो समीक्षा कर रहे हैं। विपक्ष तो समीक्षा भी नहीं करता हार जाता है, तो न 2014 में की समीक्षा, न 2019 में की, और की होती तो 2024 में बड़े दमखम के साथ वायदे करते थे, बातें करते थे, कम से कम उसका रिजल्ट तो नजर आता। तो डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट तो आप दूसरी पार्टी में भी करते होंगे। पूर्णिमा जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि विषय क्या है और आपका प्रश्न क्या है। अब आरएलडी के हमारे जो प्रवक्ता साथी हैं कुछ महीने पहले ही अभी उधर गए हैं, अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या बोलना चाहिए। अब तो वो भूल ही गए हैं कि जो लीगल गारंटी है किसानों की एमएसपी की, उस पर भी वो कभी आंदोलन कर रहे थे। खैर वो टिप्पणी नहीं है। टिप्पणी ये है कि अगर आप सचमुच एक रेगुलर मीटिंग है तो आपने ये शो क्यों किया, क्यों बुलाया हमें? हमारा समय फालतू तो है नहीं। आपने बुलाया तो यही सोच के बुलाया होगा कि कोई महत्वपूर्ण बात है। हमने नहीं कहा महत्वपूर्ण बात है, आपने तय किया। या आपके एडिटोरियल टीम का जो ये फैसला है, अगर आप कहते हैं कुछ नहीं है तो उस फैसले पर सवाल उठता है। जाहिर है कुछ है, इसलिए आप सवाल कर रही हैं। दूसरी बात, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम आरएसएस और बीजेपी को अलग मानते ही नहीं। जब महात्मा गांधी की हत्या की उस हत्यारे नाथूराम गोडसे ने, जो आरएसएस की शाखाओं में प्रशिक्षित हुआ, और सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया, तो इन्होंने लिख कर दिया था कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं होगा, हमारा प्रतिबंध हटाइए, हम सांस्कृतिक संगठन हैं। लेकिन यह बहुत स्पष्ट है कि हर समय इन्होंने पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी बनाई और राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय रहे। इनके सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के वो आरएसएस बैकग्राउंड से ही आते हैं, वो अलग नहीं है। अलग वाकई ये तो अग्रवाल साहब भी कह रहे हैं, अलग नहीं है। हाँ, अलग कौन है? अलग है योगी आदित्यनाथ, जिनकी जड़ें आरएसएस में नहीं है। वो विश्व हिंदू वो जो हिंदू युवा वाहिनी बनाकर वो काम करते थे, और जो इनके केशव प्रसाद मौर्य जी जो अध्यक्ष थे 2017 में, वो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के बैकग्राउंड से आए थे। लेकिन अचानक उनको मुख्यमंत्री का बनने का अवसर नहीं मिला और मुख्यमंत्री बना दिया गया योगी आदित्यनाथ को।